योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, एक दूसरे को मिल पाए हैं, ये अपने लिए एक बड़ी बात है। और मुझे मौका मिला साहित्य के व्यक्ति के तौर पे यहाँ बात करने का एक दूसरी विधा के लोगों के सामने, क्योंकि साहित्य के लोगों के सामने तो अक्सर ऐसे ओरिएंटेशन रिफ्रेशर वगैरह में बात करनी होती है, लेकिन अन्य विद्याओं के अध्यापकों के सामने जब ये बात रखते हैं तो एक रोमांच होता है कि अपने विचार साहित्य के बारे में और उस विधा के बारे में हमारे विचार क्या है, उस विचारों को हम लोगों के सामने रख पाते हैं। उसी विचार के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं। साहित्य और समाज, वैसे समाज शास्त्र, साहित्य और समाज शास्त्रीय जो अध्ययन है उसके साथ काम कर उसका मैं ऐसा अधिकारी वक्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं समाज शास्त्र का आदमी नहीं हूँ, मैं साहित्य का आदमी हूँ। तो जो दो विषयों के बारे में मुझे बात करनी है उसमें एक का तो मुझे अच्छा खासा उस विषय का अध्यापक होने के कारण ज्ञान है, गुजराती साहित्य का, लेकिन समाजशास्त्र के बारे में मैं कुछ जानता नहीं, इसीलिए कम जानता हूँ। जैसे लेविस हेनरी मॉर्गन का एशियन सोसाइटी हो या इंगल्स हो, उन लोगों के पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा ऐसा एरिया नहीं है। लेकिन हाँ, साहित्य के अभ्यासी के रूप में साहित्य और समाज का क्या नाता है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। इसीलिए मैंने इस विषय को पसंद किया और आपके सामने ये पूरी बात मैं रख रहा हूँ। साहित्य क्यों जरूरी है समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए? समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए साहित्य एक बड़ा माध्यम इसीलिए भी है क्योंकि जब भाषा जो है वो समाज की निपज है। समाज नहीं होता, आदमी ग्रुप में अगर नहीं रहता, तो जिस भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर हमें जो मिला है, भाषा का एक सूक्ष्म जो ताने बाने भाषा के जुड़े हुए हैं, वो उस हिसाब से वो भाषा हमें नहीं मिलती जो समाज नहीं होता। तो इसीलिए ये जो जटिल व्यवस्था है भाषा की, उस जटिल व्यवस्था के लिए, भाषा की जटिल व्यवस्था के लिए समाज कारणभूत है। समाज के कारण ही भाषा का एक जटिल रूप बना है। और चूंकि साहित्य का माध्यम भाषा है, साहित्य के भाषा के जरिए साहित्य आता है, इसीलिए साहित्य और समाज का एक नाता है। और कहा ही गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को समाज का दर्पण ऐसे ही नहीं कहा गया। तो ये एक बात। और समाजशास्त्री जब साहित्य को देखता है उसका नजरिया अलग होता है। जब साहित्यकार किसी साहित्य कृति को देखता है तब वो साहित्यिक मापदंडों से उसे देखता है, उसके सामने साहित्य के सिद्धांत होते हैं। वो कृति उत्तम या फिर वो कृति किस तरह से उतनी अच्छी कृति नहीं है, उसके लिए वो जो टूल्स यूज करता है वो साहित्य के होते हैं। तो उसका साहित्य कृति को देखने का एक नजरिया जो है, पर्सपेक्टिव जो है, वो एक अलग होता है। और जब कोई और समाजशास्त्र के अध्ययन करने वाला आदमी जब साहित्य को देखता है तो उसका नजरिया अलग होता है। इसीलिए दो अच्छे जो अपने साहित्य के अभ्यासी हुए, वो फोस्टर और कैनफोर्ड, तो ये कहते हैं कि
गंभीरता से अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री के लिए बड़े से बड़ा कलाकार भी माहिती दाता है। तो भले बड़ा कलाकार है, उसके लिए वो एक सोर्स है, माहिती का एक सोर्स है, माहिती दाता है वो। तो वो उसे देखता है तो वो ऐसे साहित्यिक मापदंडों से नहीं देखता है, लेकिन वो उसे एक माहिती दाता की उसको समाज की एक जो माहिती है वो इस कृति के द्वारा किस तरह से उसे मिलती है, वो देखने का नजरिया एक समाजशास्त्री का होता है। और साहित्य क्यों जरूरी है, समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए भी साहित्य क्यों जरूरी है, उसका कारण ये है कि अगर हमें 100 साल, 500 साल, 2000 साल या 5000 साल पीछे जाना है और उस समय के समाज, सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर, उसके बारे में अगर हमें बात करनी होगी तो जो दूसरी विद्याएं है वो हमें उतने काम में नहीं आएंगी। इतिहास, पुरातत्व वो जरूर काम में आएंगे, लेकिन उस सूक्ष्म रूप में से नहीं जिस तरह से साहित्य। जैसे कि इतिहास में जो बातें होती है वो ज्यादातर बातें हम जाते हैं सामंत, राजा, रजवाड़ा, यानी समाज के ऊपर के तबके की बात आती है, तो समाज का एक दूसरा वर्ग है, उसकी बातें उतनी उसमें नहीं आती, तो वो बात हमें पता नहीं चलती है जब साहित्य के पास हम जाते हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के पास जाते हैं तो भी, जैसे धोलावीरा या हड़प्पन जो पूरी सिविलाइजेशन के जो उत्खनन हुआ उसको अगर हम देखेंगे तो हमें हाँ ये पता चलता है कि चलो वहां पे 2 स्तर थे, एक स्तर बड़े लोगों का था जिनका रहना ऊपर की तरफ जो होता था वो था, और दूसरे छोटे लोग जिसे कहते हैं समाज के एक ऐसे कि जो ऐसे पैसे वाले नहीं थे, उन लोगों का एक वर्ग था जो वर्ग उस तालिका में नीचे की तरफ रहते थे, उनके घर थे वो नीचे की तरफ थे, सामंतों, पुरोहितों के जो घर थे वो ऊपर की तरफ थे। तो ये एक बात हमें उसके द्वारा पता चलती है, लेकिन उसमें कैसे व्यवहार थे, कैसी सामाजिक रुचियां थी, कैसे रीति रिवाज रहे होंगे, कैसे विचार, कैसे आचार, कैसा खाना, कैसा पहनवा, ये सब बातें हमें पता नहीं चलती। उसके लिए तो हमें साहित्य के पास जाना पड़ता है। मध्यकाल कैसा था, मध्यकालीन गुजराती समाज का हमें कुछ चित्र मिलता है, लेकिन अगर हमें उसका पूरा चित्र चाहिए समाज का तो हमें प्रेमानंद के पास जाना पड़ेगा। प्रेमानंद के आख्यान हम अगर पढ़ेंगे तो उस आख्यानों में हमें ये बात मिलेगी कि जैसे कुंवरबाई मामेरू, तो उसमें जब हम देखते हैं कि मामेरा करते वक्त किस प्रकार के क्या होता था, किस प्रकार की विद्या, किस प्रकार के वस्तुएं लाई जाती थी, किन किन तो को वो वस्तुएं देनी होती थी, तो यह सब बातें जब हम उनको पसंद करते हैं, उसके पास जाते हैं, साहित्य के पास जाते हैं, तब हमें ये देखने को मिलती है। और अर्वाचीन साहित्य में जैसे उपन्यास की बात करें तो उपन्यास तो आया ही है मध्यम वर्ग के कारण। यूरोप में जो एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उस रिवॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से तीसरा वर्ग, जो पहले 2 वर्ग ज्यादातर हुआ करते थे, एक पैसे वालों का, सामंतों का वर्ग, और दूसरा खेतीबाड़ी करने वाले मजदूरों का वर्ग, ये दोनों के बीच में एक तीसरा मध्यम वर्ग भी 18वीं सदी में उपस्थित होता है, और उसके कारण उपन्यास आता है। ऐसा मादाम द स्टाल, जो फ्रेंच महिला जिनमें बीज हम देख सकते हैं, इस साहित्य के समाज शास्त्रीय अभिगम के जो बीज हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि उपन्यास जो हुआ, उपन्यास आने का कारण ही ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब बातें का अध्ययन अलग अलग लोगों ने गुजरात में किया है, विद्युत जोशी से लेके मिनल दवे तक। मिनल बेन का तो साहित्य समाज नो आईनो, यानी कि साहित्य समाज का दर्पण, इस किताब में भी उन्होंने ये सब बातें लिखी हुई है। तो
उपन्यास जो आता है वो इस कारण से आता है, इस एक नया जो समाज उपस्थित हुआ है, एक नया मध्यम वर्ग आया है, उसकी बात उसमें आती है। हम ज्यादातर वरना जानते हैं कि जो प्राचीन साहित्य है, मध्यकालीन साहित्य है, उस साहित्य में हम देखते हैं कि उसके नायक या नायिका, हीरो हीरोइन कैसे होते हैं। संस्कृत में तो पूरा दिया गया है कि नायक कैसे होने चाहिए नाटक के। तो हम जानते हैं कि या तो क्षत्रिय या ब्राह्मण या राजा, पुरोहित या कोई व्यापारी, या वही समाज के एक जिसको एक ऊंचा तबका जो समाज का है, उस तबके के लोग ही नायक के रूप में होने चाहिए। उपन्यास आता है जिसको अंग्रेजी में नॉवेल, गुजराती में नवल कथा बोलते हैं, उसमें उस मध्यम वर्ग का प्रतिबिंब आता है। मध्यम वर्ग के नायक नायिका आते हैं, उनके प्रश्न आते हैं, उनका व्यवहार आता है, ये सब हमें उसमें देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं कि ये जो पन्नालाल पटेल की कहानी या पन्नालाल पटेल के उपन्यास, पन्नालाल पटेल का साहित्य, उस साहित्य में किस तरह से हमें समाज देखने को मिलता है, या हमें समाज, उस समय के समाज के अभ्यास के लिए ये साहित्य, पन्नालाल पटेल का साहित्य किस तरह से हमें काम आएगा, मददरूप होगा, वो हम देखते हैं। तो जिस तरह से उपन्यास की मैंने बात की, पन्नालाल पटेल ऐसे ही एक सर्जक थे जो आज का जो अरवली जिला गुजरात का, उससे छटा हुआ एक जिला राजस्थान का डूंगरपुर, और वो डूंगरपुर के एक गांव मांडली में पन्नालाल पटेल का जन्म हुआ। आज भी वो पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आज से 100 साल पहले जब पन्नालाल पटेल का जन्म हुआ होगा तब तो वो ज्यादा अलिप्त था, और दूसरे शहरों से, क्योंकि गुजरात जब खत्म होता है, गुजरात की जहाँ बॉर्डर है, उसके तुरंत बाद 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद मांडली गांव आता है, उसमें पन्नालाल पटेल का जन्म होता है। तो वो मांडली यानी कि नॉर्थ ईस्ट गुजरात का एक प्रदेश, गुजरात राजस्थान का, उसमें बसने वाला एक पटेल समाज, चौधरी पटेल, उस समाज के रीति रिवाज और उस समाज के द्वारा वो जिन जिन समाजों से जुड़े हुए थे, उन सबका एक चित्र हमें पन्नालाल पटेल के साहित्य में मिलता है। और जैसे आगे बात की यूरोप की उपन्यास की, ऐसी बात हम गुजराती में पन्नालाल के बारे में बात कर सकते हैं। पन्नालाल ऐसे पहले उपन्यासकार थे जिनके उपन्यासों में नायक नायिका जो है वो कोई ऐसे समाज के संपन्न वर्ग के नहीं है, लेकिन एक खेडूत या दूसरे ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं, उनमें से उनके पात्र, उनके नायक, उनके नायिका आते हैं। तो ये हजारों सालों के इतिहास में गुजराती में पहली बार हुआ। उपन्यास की बात करें तो 1866 में करण गेलो पहला उपन्यास गुजराती में नंदशंकर मेहता ने लिखा। पाटन के अंतिम राजपूत राजा कर्णदेव वाघेला के बारे में उन्होंने जो लिखा, वो बात ऐतिहासिक नॉवेल, वहां से लेके भद्रम भद्रम हो, सरस्वती चंद्र हो, कन्हैयालाल मुंशी के जो उपन्यास हो, उनके पात्र भी ऐतिहासिक पात्र है। सरस्वती चंद्र के जो पात्र है वो भी समाज के ऊपर का वर्ग, पढ़ा लिखा, उन वर्ग के पात्र है। भद्रम भद्रम में भी इस तरह के पात्र हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय की के उपन्यासों में जो पात्र थे उससे हटके पन्नालाल पहली बार जीवी और कांजी ऐसे दो पात्र उनके उपन्यास में आते हैं जो कि समाज के एक कहे जाने वाले निम्न तबके समाज के उसमें से वो आते हैं जो पायदान में अंतिम छोर पे। इसलिए जब ये उपन्यास प्रकट हुआ तब गुजरात के बहुत बड़े कवि, जाने माने कान्हालाल जैसे बहुत बड़े कवि ने ऐसा की बोला था कि पटेल और नाई जो जीवी है वो नाई कम्युनिटी से है और वो पटेल है जो
कांजी है वो, उनकी प्रेम कहानी है। तो वो नानालाल ने बोला कि पटेल और नाई की तो कई प्रेम कहानियां होती है, ऐसा थोड़ी होता है। इस नॉवेल को पानी गर्म करने का जो बम्बा होता है जलाने का, उसमें डाल देना चाहिए। तो एक विचार भी उस समय पे इस साहित्य के बारे में रखे गए। तो यानी कि एक बैरियर था, वो तोड़ा है। पन्नालाल बहुत बड़े सर्जक है, और अगर समाजशास्त्रीय अध्ययन करते वक्त हमें पन्नालाल की साहित्य और पन्नालाल की कृतियों के पास क्यों हमें जाना पड़ता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये हमें एक ऐसे समाज का दर्शन कराते हैं जिस समाज को आज तक साहित्य में उसको स्थान नहीं मिला है। तो उनके साहित्य के पास हम जाते हैं। पन्नालाल ने जिस तरह से सोशल स्ट्रक्चर का उपयोग किया, और हम उस समय के उस समाज की जो रचनाएं, उनके जो संबंध थे, उनको हम उनके साहित्य में ऐसे देख पाते हैं। उनकी एक कहानी है नेशनल सेविंग्स। नेशनल सेविंग्स कहानी में अंग्रेज सरकार का राज्य है, युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अंग्रेज सरकार को पैसे की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने नेशनल सेविंग्स रखे हैं। लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करें और 5 साल 10 साल बाद उनको उनके दुगने पैसे मिलेंगे। आज सरकार को पैसों की जरूरत है, तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में और दूसरी जगहों पे प्राइवेट या और कई जगहों पे जैसे टारगेट दिए जाते हैं, ऐसे उस समय पे जो ऑफिसर से अमलदार हैं उनको टारगेट दिए गए हैं पैसे इकट्ठे करने के। वो गांव में गए, एक आदिवासी गांव है, उसमें नेशनल सेविंग जबरदस्ती थमा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाए, कुछ भी जे बेच दो, घर का सामान बेच दो, भेड़ बकरियां बेच दो, बैल बेच दो, भैंसे बेच दो, गाय बेच दो, लेकिन नेशनल सेविंग लेना पड़ेगा। तब एक आदमी से बात हो रही है और वो बोलता है कि ये बेच दे, तो वो बोला कि नहीं मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो क्या वो अमलदार बोलते हैं अपनी बीवी को बेच दे, तो बोलते हैं ये भी वो भी मर चुकी है। तो हास्य और करुण दोनों पन्नालाल ने एक साथ में रखे हैं, और उस हिसाब से उन्होंने किस तरह से ये दोनों बातें उसके सामने समाज की, कि किस तरह से अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे, वो ऑफिसर्स उनको ये करते हैं, दबा के पैसे उनसे भरवाते हैं, क्योंकि उनके पास तो वो रखने के लिए वो कागज 5 साल रखने के लिए जगह भी नहीं है। अपनी झूपड़पट्टी में कहाँ रखेगा वो, कहीं फट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उनको लेने पड़ते हैं। और जब वो नेशनल सेविंग्स थमा के जाते हैं लोग, फिर बनिया आता है, और जो 5-5, 10-10, 15-15 रुपए की जो कागज थे सेविंग्स के, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये में सबके पास से खरीद लेता है। लोग ये मान के बेच लेते हैं कि 5 साल के बाद किसने देखा, 5 साल के बाद क्या पैसा आएगा, 5 साल तक इस कागज को हम कहाँ रखेंगे, उससे तो अच्छा है चलो 1 रुपया तो 1 रुपया अभी आता है। तो किस तरह से शोषण दोनों तरफ। पन्नालाल ने कहा है कि करवट जैसा है, जाते वक्त भी काटती है, आते वक्त भी काटती है। तो ये एक पूरा वो काल, वो समाज, उस समय, वो समय हमें इस कहानी में हमारे सामने आता है, और हम ये जान सकते हैं कि उस समय पे किस प्रकार के क्या हुआ था। दूसरी उनकी एक कहानी है बापू नो कुतरो, यानी कि बापू का कुत्ता। बापू यानी कि बापू शब्द से जो गुजरात के नहीं है उन लोगों के जहन में गादी बापू आते हैं, लेकिन गुजरात में जो सामंत होते थे, राजा होते थे, क्षत्रिय, उनको बापू कहा जाता है।
तो ऐसे एक जो सामंत जमींदार है वो गांव में आने वाले हैं, गांव का पूरा चित्रण है, वो आने वाले हैं तो कि कैसा माहौल है गांव में। वो देखिए, हमें गांव लोगों का देखने का नजरिया उस समय कैसा था सामंतों को, वो हमें इसमें मिलता है। વિલાયતથી આવ્યા પછી બાપુની સવારી આજ પહેલી જ વખત આકડિયા ગામમાં આવતી હતી। એ 25,000ના જાગીરદારની વાટ જોવાતી હતી, જોવરાવવામાં આવતી હતી। જોકે તલાટીએ તો આજકાલ કરતા 8 દિવસથી દૂધની તાંબડી ભરાવી રાખવા માંડી હતી। બાપુનું ભલું પૂછવું, કઈ ઘડીએ આવતા ને ઉભા રહે। ખાટલા ગાદલાના ગજ પણ ખડકાઈ ગયા હતા। મુખીને બહાર ગામ ન જવાની હિદાયત કરી દેવામાં આવી હતી। રાવળિયા, ચમાર, નાઈ અને ગામના 2-3 ચોકિયાતો તો 24 કલાક માટે ચોકી ઉપર ખડે પગે જતા। ઘેર ખાવા જતા તે પણ બદલીમાં બીજાને મૂકીને જતા। तो इस तरह से वर्णन है गांव का कि वो आने वाले कैसा है। जब वो आते हैं तब कैसा वर्णन है। जब वो आते हैं સલામ ભરતી વખતે પણ એમની અડધી નજર તો ઠાકોરના પગમાં અટવાતા પેલા પ્રાણી તરફ જ રહેતી। आपके साथ एक कुत्ता आया है, विलायत से लाए हूं। અંદરો અંદર ચર્ચા પણ, બાપુ વિલાયત જઈને કેટલા બદલાઈ ગયા છે એની નહીં પણ પેલા જનાવરની ચાલતી હતી। કોઈ કહેતું કે વિલાયતી સસલું છે, કોઈ વળી કૂતરું હોવાનો શક પણ જણાવતું। કોઈને ચમ જાણ્યું કે વિલાયતમાં આવા દીપડાય નહીં હોય, આવો વહેમ ઉઠતો હતો। તો કોઈને કૂતરું, બિલાડું કે સસલું કશું જ નહોતું લાગતું, કોઈક જુદી જ જાતનું જનાવર હોવાનું અનુમાન નીકળતું। ચર્ચા વધી પડી, કોઈ તો શરત મારવા સુધી જઈ પહોંચી। જેમ જેમ જાણ થતી ગઈ તેમ તેમ માણસોની ઠઠ જામતી ગઈ। હરેક નવું આવનાર એ જ સવાલ કરતું, મારું હાળું આ જનાવર છે શું? ઘણાને તો ડર પણ લાગવા માંડ્યો, બાપુ આને नकर कोकने का तो फाड़ी खाशे। तो बापू अपने साथ जिस कुत्ते को लाए हैं उस कुत्ते का जो पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो वो कुत्ता जो होता है वो कुत्ता पूरा कुत्ता है, बाल है घुंघराले उसके, और लोग किस तरह से उसको देख रहे हैं। तो एक बापू के कुत्ते, जो लोग गांव के बाहर गए नहीं है, दुनिया देखी नहीं है, वो एक ऐसे कुत्ते को देखते हैं तो कैसे मन में उनके विचार आते हैं। और फिर ये कुत्ता नया है इसलिए गांव के जो कुत्ते होते हैं वो आके वहां पे भौंकने लगते हैं, लोग उनको भगा देते हैं पत्थर मार के, लेकिन फिर से आके भौंकने लगते हैं। बापू का कुत्ता भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गांव वाले भी बापू को बोलते हैं बापू छोड़ दो इसको, भगा देगा सबको। बापू उनकी बात में आ जाते हैं, कुत्ते को छोड़ देते हैं और कुत्ता जाता है। पहले तो एक गांव का कुत्ता इससे घबरा के थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन उसके पीछे गांव के और 8-10 कुत्ते हैं इसलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और वो सब कुत्ते बापू के कुत्ते पे हमला करते हैं और बापू के कुत्ते को चीर देते हैं। बापू बंदूक लेते हैं और फायरिंग करते, 1-2 कुत्ते मर जाते हैं, दूसरे भाग जाते हैं, लेकिन उसका जो कुत्ता है सिल्वर वो तो लहलुहान पड़ा हुआ है। बापू आज्ञा करते हैं कि पकड़ के लाओ सब कुत्तों को। गांव वाले पकड़ने जाते, कई कुत्ते भाग गए हैं, जो हाथ में आते हैं उनको लाया जाता है और बापू उनको गोलियों से मार डालते हैं और अपने सिल्वर की जो डेड बॉडी है उसको लेके चले जाते हैं। तो ये वार्ता है, ये कहानी में समाज का तो चित्र है, उस समाज का चित्र की किस तरह से वो लोग देखते थे, बातें करते थे। तो वो चित्र हमें मिलता है। दूसरे ये चित्र मिलता है कि समाज कैसे बदल रहा है, लोकशाही आ रही है,
अब एक व्यक्ति की सत्ता नहीं है जिसे हम आज तक जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है, जो समाज के निचले तबके से आते हैं, वो लोग भी एक ताकतवर हो गए। बापू के कुत्ते को उन कुत्तों ने मार डाला है। तो वो बदलता हुआ समाज, बदलती हुई समाज व्यवस्था, बदलती हुई राज्य व्यवस्था, उन सब की बात इस कहानी में पन्नालाल ने एक सैटायर के रूप में, हास्य और करुण के साथ ये बात हमारे सामने उन्होंने रखी है। तो वो पन्नालाल ने जो देखा है अपने गांव में, पन्नालाल को जो स्ट्रक्चर मिला है, वो स्ट्रक्चर उन्होंने सीधा इस तरह से अपनी कहानियों में हमारे सामने रखा है। ऐसी एक दूसरी उनकी कहानी है पीठीनु पड़ी। कैसी समाज व्यवस्था है। पीठीनु पड़ी को, उस कहानी का जो नायक है, कहानी शुरू होती है वो कटघरे में खड़ा हुआ है कोर्ट में, उसके हाथ में कुछ है। जज बोलते हैं कि क्या है तुम्हारे हाथ में, तो बोलता है कि साहब इसी के कारण तो ये सब हुआ है। तो बोले क्या, बस यही है, वो पकड़ा गया है, इसलिए पकड़ा गया है कि वो अपना जो अनाज हुआ है वो दूसरे राज्य में बेचने, राज्य यानी कि उसके गांव के 2-4 गांव बाद अगर दूसरा स्टेट, छोटे छोटे स्टेट थे उस समय, एक स्टेट में भाव अलग था अनाज का, दूसरे में अलग था। उसको लगता है कि चलो कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो शादी करनी है, पीठी यानी कि हल्दी, उसका पैकेट लड़की वालों को भेजना है, 200 रुपये उसके साथ उसके पिता को देने हैं, तब वो शादी करवाएगा। और अपना जो ब्याज और बनिए का जो हिसाब है वो भी चुकते करना है। तो वो रात के अंधेरे में अपना जो अनाज है वो उसमें भर के दूसरे गांव में, जो कि दूसरे स्टेट में पड़ता था, वहां बेचने रात को जा रहा है, पकड़ा जाता है और कटघरे में खड़ा रखा है। तब वो अपनी कहानी कहता है कि किस तरह वो और जिसके साथ उसको शादी करनी थी, वो दोनों मेले में मिले, एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये शादी की बात आई और 200 रुपये देने थे। तो इस तरह से वो कहता है कि सर मैं एक किसान हूं, वो अनाज हमने पैदा किया है और मैं अपने हिसाब से उसे बेच भी नहीं सकता। तो ये जो हम देखते हैं ये 100 साल पहले की बात है, आज की नहीं। लेकिन किस तरह से समाज, किस तरह से सत्ता, किस तरह से राज्य देखते हैं इसको, ये हमें आज भी देखने को मिलता है। और ऐसे साहित्य के पास जाते हैं तो हमें चलता है कि नहीं, ये नया नहीं है, ऐसा पहले भी होता था। और तो ये जो एक राज्य व्यवस्था, उसका एक समाज व्यवस्था, पैसे देना लड़की की शादी के लिए, ये पैसे लेना, ये सब बातें हमें इस तरह से इसमें जानने को मिलती है। एक और उनकी कहानी जो मुझे बहुत पसंद है, वो कहानी है दानी नो घड़ियाल। दानी यानी कि गांव में जो तेल वेल सब बेचने वाला एक समय का आदमी था, उसकी घड़ियाल किस तरह से वो अपनी जो घड़ी है वो अपने ही पास है लेकिन दूसरे ने चोरी की है, उस तरह का पूरा प्लान करता है पैसे लेने के लिए। तो किस किस तरह से शोषण होता था। साची गजियाणी नु कापड़ू, ऐसी एक कहानी पन्नालाल की, उस कहानी में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो समाज का एक ऐसा आदमी
हरिजन भाई उसको किस तरह से वो कपड़ा देने के लिए लेने जाते हैं, ऐसे कैसे कैसे बोलता है, कैसे उसके साथ बात करता है, ये सब जो बातें हैं ये हमें उस के पास हम जब जाते हैं तब हमें देखने को मिलती है। उनकी साचा समाज यानी कि सच्चे सपने, दीर्घ कहानी है, बड़ी कहानी है उनकी। उसमें मथुर नाम का आदमी है, किसान है। मथुर अच्छा है, मेहनतू है, उसकी पत्नी भी मेहनती है, खूब मेहनत करते हैं, दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। मेहनत कर कर के उन्होंने पैसे बचाए हैं और उस बचे हुए पैसों से वो सोने का एक गहना खरीदने वाले हैं। 7 तोले का वो सोने का गहना है, टूपिया जिसको बोलते हैं पहनने वाला। तो ये बड़ी बात थी गांव में कि गांव का एक किसान सोना खरीदने वाला हो, वो भी 7 तोले का। दिवाली के बाद नया साल है, मथुर के घर के बाद सब गांव के बड़े लोग चाय पीने आए हैं, क्योंकि आज वो टूपिया खरीद रहा है। ब्राह्मण भी आया है, पूजा कर रहा है टूपिये की, सब बैठे हुए हैं। और वो उस समय उसकी पत्नी की एक बहन कुटुंब में मणि पानी भर के वहां से घर में आती है, वो घर आई हुई है। और बैठे हुए दूसरे लोग मथुर के साथ मजाक मस्ती करना शुरू करते हैं। मथुर को कहते हैं कि मथुर, अब तो तेरे पास बहुत पैसे आ गए, तू टूपिया भी खरीद रहा है, तो अब तो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। पन्नालाल लिखते हैं कि उस समय भी एक कहावत थी कि अगर पटेल के पास पैसे आए, पटेल यानी कि किसान, उसके पास पैसे आए वो 2-2 शादियां करेगा। ये इस समय से पहले दूसरी शादी का जिसके जहन में विचार भी नहीं था, उसको लोग बोलते हैं कि तुझे तो दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी, इतने तेरे पास पैसे हैं। तब और 1-2 लोग बोलते हैं कि इसने पापा ने भी 2 शादियां की थी। और एक वृद्ध आदमी तो बोलता है कि अरे उसने दादा ने तो 3-3 शादियां की थी। तो इस तरह से मथुर के मन में मणि के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हम जानते हैं ना कि किसी को आप एक ही बात अगर बार बार उसको कहते रहेंगे तो उसके मन में भी वो बात बैठ जाएगी। तो ये मथुर जो अच्छी तरह से जी रहा था, पत्नी के साथ खुश था अपने जीवन में, उसको अब विचार होने लगा मणि के साथ शादी करने का। और उस विचार के साथ ही दूसरा विचार उसको आने लगा उसकी पत्नी का। उसको ये विचार आने लगा कि क्या करूंगा मैं इसके साथ, इतनी प्यार करती है मुझे और मैं सौतन लाऊंगा। तो वो कश्मकश उसके मन में जो चलती रहती है, वो पीड़ा वो सहन करता है। एक बार तो बोलता है कि ऐसे कहानी के अंत में कि ऐसे सपने किसी के सच न हो। जो टुपिया है वो गहना वो उसके स्वप्न में आता है। बहुत ही अच्छा टीएस एलियट जिसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं, वस्तुगत सहसंबंधक, उसका बहुत ही अच्छा उपयोग इस कहानी में पन्नालाल ने किया है। पन्नालाल को तो मालूम ही नहीं था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, ये बात भी नहीं थी उस समय पे उन्होंने इस कहानी पे इसका जो विनियोग किया है। और वो टूपिया सपने में आके उसके साथ बात करता है। वो टूपिया नहीं है, वो मथुर का दूसरा मन ही है जो उसके साथ बात कर रहा है। और मथुर अंत में मणि के साथ दूसरी शादी करता है और अंत में वो बोलता है कि ऐसे सपने किसी के सच न हो। तो देखिए यहाँ पे हमें जो समाज एक मिलता है, वो समाज एक ऐसा समाज है कि जिस समाज में पैसा हो तो दूसरी शादी करना आम बात थी या उसको एक स्टेटस माना जाता था। वो जो नॉर्थ ईस्ट गुजरात और राजस्थान का एक प्रदेश, उसकी एक ज्ञाति, उस ज्ञाति के जो रीति रिवाज,
उसकी जो भाषा के साथ मैं तो बात कर रहा हूँ, लेकिन जब उस भाषा को आप पढ़ते हैं पन्नालाल को, तब आपको मालूम होता है कि किस तरह से उन्होंने इस समाज को इसमें लाया है। उनकी और कहानियां, धरती आपना छेटा, बोरलीना मूंगा सूर, मलक ऊपर, साची गजियाणीનું કાપડું, વાત વાતમાં, ભાત્રકને કાંઠે, इतनी सारी कहानियां पन्नालाल पटेल की, एड़े नहीं तो बेड़े। तो ये कहानियां जो है वो इतनी कहानियां, पन्नालाल की कहानियां जब आप पढ़ोगे, उनके उपन्यासों का जो हिंदी अनुवाद भी हुआ है, तो जो लोग गुजराती पढ़ नहीं पाते हैं वो हिंदी में भी मणेला जीव या मानवी भवाई जैसी जो कृतियां है, उपन्यास है, उन उपन्यासों को भी वो अपने वो पढ़ पाएंगे। तो ये जो एक पन्नालाल पटेल की कहानियों में से अगर हम पन्नालाल के उपन्यास की तरफ जाते हैं, तो मणेला जीव उपन्यास में भी समाज, मैंने पहले बताया कि एक किसान पटेल और एक नाई कन्या दोनों मेले में मिलते हैं। मेलों की बात पन्नालाल के साहित्य में ज्यादातर कहानियों उपन्यास में मेले आते हैं, क्योंकि उस समय में मिलने जुलने आनंद का साधन ही मेला था। श्रावण महीने में होने वाले मेले, उस मेले में लोग सब दुख भूल के गाते पीते, वहां पे ही लोगों को प्यार होता, वहां पे ही लोग एक दूसरे को शादी के लिए पसंद करते। और वहां के आदिवासी समाज में तो इतनी खुलापन था कि लोग मेले में आए हैं और जिसको जो पसंद आ गया उनके साथ वो चली गई और उनकी शादी हो गई। तो कैसी एक ऐसा समाज, और उसमें खुलापन, स्त्री को अपना पति चुनने की एक आजादी, किसी को पूछना नहीं है। वो मेले में गई और मेले में जाके उसको जो पसंद आया, उसको जिसने पसंद किया, वो दोनों साथ में निकले और फिर उनकी शादी। और वो लड़की को उसके पिता जो बोले वो उसको पैसे देने हैं, और उस पैसे दे के उसको उसकी शादी हो गई। तो ये जो लोग मिले हैं, लेकिन उन दोनों लोगों की शादी नहीं हो सकती। मणेला जीव के जो नायक नायिका है कांजी और जीवी, उन दोनों की शादी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उन दोनों में वो अलग अलग जाति के, एक पटेल है और एक नाई है। तो ये जो एक बैरियर था जातियों का, और वो फिर कांजी कुछ दिन बाद, उसके गांव का एक नाई है धूलिया, उसकी शादी की बात लेके जीवी के गांव उससे घर जाता है। जीवी को पहले तो ये लगता है कि कांजी उसको ले जाने के लिए आया है, लेकिन जब वो जानती है कि कांजी तो उसे ले जाने के लिए नहीं, लेकिन अपने गांव के ही एक आदमी जो जीवी की ज्ञाति का है, उसके लिए उसका हाथ मांगने आया है, बहुत दुखी होती है। कैसे कैसे अरमान होंगे उसके मन में, कैसे विचार आए होंगे जब कांजी आया तब, लेकिन सब बह जाते हैं। लेकिन वो शादी के लिए हाँ बोल देती। उसने देखा नहीं है वो दूरिया कैसा है, उसका घर कैसा है, वो कैसा है। उसने सिर्फ इसीलिए हाँ कर दी क्योंकि उसकी बात लेके वो आदमी आया जिसे वो प्यार करती है। उसको लगता है कि चलो कुछ नहीं, गांव में एक दूसरे को देख तो सकेंगे, उसे देख तो पाएगी वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो शादी करके जाती है, कुछ दिन बाद जो उसका पति है उसको लोगों की बातें सुनने मिलती है कि ये जीवी और कांजी के बीच में तो प्रेम संबंध है। जीवी के शादी की बात, दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है नहीं इस तरह का, मन में जरूर होगा, बाहर कभी मिलते नहीं है वो लोग। लेकिन
दुड़िया शक करके जीवी को बहुत मारता रहता है। इस हिसाब से अब तो कांजी भी जीवी से दूर रहता है। अगर एक दोनों खेतों में जा रहे होते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, तो कांजी मुंह फेर के दूसरे रास्ते से चला जाता है। जीवी को बहुत दर्द होता है, उसको लगता है कि ये क्या है, मैंने जिसके सामने यहां में शादी करके आई किस लिए, इसको जिस आदमी के लिए मैं इस गांव में शादी करके आई, वो आदमी अब मुझसे बात नहीं करता है, वो मुझसे मुंह फेर लेता है। उसको बहुत दर्द होता है। और कांजी भी बेचारा क्या करे, उसको भी मालूम है कि अगर मैं उसके साथ बात करूंगा और किसी ने जाके उसके पति को बता दी तो वो बहुत मारेगा उसको, तो वो भी कुछ कर नहीं पाता है। और इस सब से परेशान दुखी जीवी आत्महत्या करने के लिए एक रोटला बनाती है जिसमें जहर डालती है कि वो खा जाए और फिर मर जाए, तो इस दुख से तो छुटकारा मिल जाए। क्योंकि कांजी भी अब तो गांव शहर चला गया है, उससे जीवी का ये दर्द सहा नहीं जाता था, देखा नहीं जाता था, तो वो शहर चला जाता है। जीवी भी अकेली क्या करे, तो वो मरने के लिए तैयार थी, लेकिन ये बना के वो कहीं गई हुई है, बाहर काम कर रही है, और उसका पति भूखा हुआ बाहर से आता है और वो खा जाता है और मर जाता है। लोग बोलते हैं कि जीवी ने ही उसे मार डाला होगा। इन सब बातों से परेशान जीवी पागल हो जाती है। पागल तो एक जीवी जो खूबसूरत थी, यौवन था जिसका, युवान थी, वो जीवी का शरीर गल चुका है, पागल हो चुकी है। क्या पहना है उसकी, उसको कोई सुध बुध नहीं है। और कांजी को जब ये बात पता चलती है तो कांजी तय करता है कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। फिर से एक मेले की बात आती है। मेले से मेले के बीच की कहानी है। पहले मेले में वो दोनों मिले थे, दूसरे मेले में गांव के लोग जीवी को ले जा रहे हैं, क्योंकि उस मेले में जो लोग आते हैं उसमें कई लोग ऐसे आते हैं वो भूत भगाने वाले होते हैं, या वहां पे वो पानी, वहां के कुंड में वो पानी में स्नान करेगी तो यही उसका पागलपन चला जाएगा वगैरह वगैरह। कांजी वहां पहुंचता है शहर से और जीवी को लेके वापस शहर चला जाता है। तो इस उपन्यास में प्रेम कहानी के रूप में समाज, उसके बंधन, उस समय का समाज, उसके रीति रिवाज, वो जब आप पूरे पढ़ोगे तब आपको उसमें से ये जानने को मिलेगा कि किस तरह से ये पूरे इसमें दिए गए। तो और दूसरी बात भी कि समाज निरूपण तो उसमें है ही, 100 साल पहले का समाज वो तो हमें उसमें मिलता है, लेकिन एक बात ये मिलती है कि प्यार क्या है, प्यार का सच्चा रूप क्या है। जो प्यार शुरू होता है पहले, तो वो शरीर के आकर्षण से शुरू होता है। लड़का लड़की, युवान युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपने रंग रूप, बातें, उन सब से। तो प्यार की शुरुआत उससे होती है, लेकिन जो जो खरा प्यार होता है वो शरीर उसमें से निकल जाता है और आत्मा तक पहुंचता है। तो जब कांजी और जीवी मिले तब खूबसूरत थे दोनों, युवान थे पहले मेले में, लेकिन दूसरे मेले में जब कांजी जाता है तो जीवी युवान नहीं है, जीवी सुंदर नहीं है, जीवी पागल हो चुकी है, उसका शरीर गल चुका है,
उसके बाल या कपड़ों का पहनने का कोई ठिकाना नहीं है। उस जीवी को वो अपने साथ ले जाता है। यानी कि अब उसका जो प्यार है वो शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार है। उसका शरीर उसमें से बात हो चुका है। इस तरह से पन्नालाल की जो कथाएं हैं उसमें ये सब बातें आपको वैयक्तिक जीवन और सामाजिक जीवन, समाज जीवन, समाज के अलग अलग लेयर्स, उस लेयर्स के अपने अपने अंदरूनी संबंध, वो सब हमें पन्नालाल की कहानियों में इस तरह से देखने को मिलता है। ऐसे ही पन्नालाल की मानवी की भवाई के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात है कि 56वां अकाल कैसा था, उस अकाल में लोगों की क्या हालत हुई, तो वो एक दस्तावेज। तो ये जो उपन्यास हो या कहानियां हो, वो न सिर्फ साहित्य कृतियां है, वो एक सामाजिक दस्तावेज भी है, क्योंकि हमें उसमें उस कालीन तत्कालीन समाज, उसकी रूढ़ियां, उस समय की प्रजा ने किए हुए जो सहन किया है, जो वो सब हमें साहित्य के पास हम जाते तब हमें मिलता है। और ऐसे सर्जक जिनकी जड़ें साहित्य के साथ, जिनकी जड़ें समाज के साथ जुड़ी हुई हो, पन्नालाल पटेल जिनका एक बड़ा जीवन काल गांव में गया, जिन्होंने सिर्फ 3 या 4 तक वो पढ़े हुए हैं, 3 या तीसरी या चौथी कक्षा तक पढ़ा हुआ एक लेखक किस तरह से ये बातें रखता है। उतना ही नहीं, उसको भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा जाता है। 1985 में पन्नालाल को ज्ञानपीठ, भारत का सबसे बड़ा साहित्य का अवार्ड उनको जब मिला, तो उन्होंने जब कहा था कि उत्तम हतु के बोली, यानी कि जो अच्छा था इतने साल के बाद, उन मानवी की भवाई उपन्यास लिखा गया, उसके 40 साल बाद उसको भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा गया। तो जो अच्छा था, जो कालजयी था, उसकी कदर हुई। तो इस तरह से पूरा समाज, उस समाज का स्ट्रक्चर पन्नालाल जिस तरह से लेते हैं, अलबत् उसमें एक बड़ी सर्जकता है उसको देखना। जब शिल्पकार की बात होती है तो कई शिल्पकार कहते हैं कि हम तो पत्थर में मूर्ति हमको दिख जाती है, हम तो जो काम का नहीं है, वो जो पार्ट है, वो भाग है, उसको दूर कर देते हैं और शिल्प बन जाता है। तो पन्नालाल भी इस तरह समाज में उन्होंने जो देखा है, समाज में जो उन्होंने सुना है, वो जो बातें हैं, वो बातों को उन्होंने, उस प्रसंगों को उन्होंने अपनी कृतियों में हमारे सामने रखा है। तो एक पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है, वो सोशल स्ट्रक्चर हम पन्नालाल की कहानियों और उपन्यासों में देख सकते हैं। बातें और भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ऐसे उनकी कई सारी, क्योंकि उनने कम से कम 450 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और 65 से ज़्यादा, 65 से ज़्यादा उपन्यास लिखे। तो इतने बड़े साहित्यकार के साहित्य में किस तरह से समाज है, उसकी बात करने के लिए एक बड़ा सेमिनार भी कम पड़ जाए। लेकिन मैं आभारी हूँ HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी का, उनके डायरेक्टर जगदीश भाई जोशी का, प्रीतिबेन मैयाणी का, और समाजशास्त्र की अध्यापिका संगीताबेन पटेल का, कि मुझे पन्नालाल के बारे में बात करने का एक यहाँ अवसर मिला। और पन्नालाल
कि साहित्य को कई बार साहित्य के माध्यम से उनके बारे में लिखा है, बोला है, लेक्चर्स दिए, लेकिन समाज का निरूपण उसमें किस तरह से है, उसका एक उस दृष्टिकोण से बात करनी आज हुई। मैं उन सबका आभार और आप सब प्रतिभागियों का भी आभारी हूँ। आज ये अगर लाइव होता तो और एक बात होती बात करने की, क्योंकि आप सामने होते और आपके जो प्रश्न होते उसके साथ भी हम इंटरेक्शन कर पाते, लेकिन आप मुझे सुन रहे हो, आपके चेहरे मेरे सामने ही है, ये मान के मैंने आज आपके सामने ये बात रखी है। सबसे आपका फिर से मैं आभारी हूँ। थैंक यू, नमस्ते।